हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। यूजुअली जब हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च करते हैं उसमें से एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स को समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं चिराग विजानी। चिराग पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में एक्टिव है एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। चिराग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय अस। प्लेजर सौरभ। चिराग, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स को अगर हम समझने जाए, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है? सौरभ, म्यूचुअल फंड्स ये है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा एक जगह जमा होता है। फिर फंड मैनेजर जो है वो पैसा आगे निवेश करता है, वो इक्विटी में जाता है, बॉन्ड में जाता है। और फंड मैनेजर का एक ही एम रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए और इन्वेस्टर को कमा के दे। जब भी किसी निवेशक को या नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो, तो एज एन इन्वेस्टर उनके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सौरभ, उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या तो पासपोर्ट होना चाहिए, और एक उनका फोटोग्राफ होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास इतनी बेसिक चीज़ें हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। चिराग, म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स है? सौरभ जी, ब्रॉडली देर आर 5 कैटेगरीज जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, जिसमें एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेट फंड, फिर होता है हाइब्रिड कैटेगरी, फिर होता है मनी मार्केट फंड, और लास्ट में होता है कमोडिटी फंड्स। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर। कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते वक्त ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन से टाइप में इन्वेस्ट करे, मतलब कौन से म्यूचुअल फंड के कौन से टाइप में इन्वेस्ट करे वो? तो सौरभ जी, जब इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना रहता है तो उनको सबसे पहले तो अपना रिस्क एपेटाइट क्या है या रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है वो समझना ज़रूरी है। और इन्वेस्ट करते समय उनका हॉराइजन कितना है, मतलब वो कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लार्ज कैप फंड है तो उसमें मिनिमम आपको 3 to 5 इयर्स इन्वेस्टेड रहना चाहिए तो आपको पैसा दिखेगा। फिर एक कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, उसमें आपको 5 इयर्स प्लस रहना चाहिए स्टे इन्वेस्टेड। देन एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी होता है जिसमें लार्ज मिड स्मॉल सभी कैटेगरी में वो लोग फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम हॉराइजन आपको 5 इयर्स प्लस होना चाहिए। फिर एक कैटेगरी होता है सर मिड कैप फंड, मिड कैप मतलब एग्रेसिव हो गया, तो उसमें 7 इयर्स प्लस का हॉराइजन हो तो ही आपको एंट्री लेना चाहिए। फिर एक स्मॉल कैप फंड होता है जो हाईएस्ट रिस्क रहता है, उसमें आपको 7 to 10 इयर्स का हॉराइजन है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए, वरना काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका हॉराइजन डिसाइडेड नहीं है और आप एंट्री लेते हो तो काफ़ी बार कस्टमर्स को नुकसान हो जाता है। और एक फंड आता है ELSS कैटेगरी, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है और उसमें अप टू 1.5 लाख के राशि तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ATC के सेक्शन में डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन ATC विथ इनकम टैक्स एक्ट फॉर एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आप उसमें डिडक्शन पा सकते हैं। चिराग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क प्रोन है, करेक्ट। तो फिर भी किसी भी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? सौरभ जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2-3 फ़ायदे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी मिलेगी कि वो हर अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, उनके पास एक ऑप्शन ये भी है कि इंडिया में महंगाई है, इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं 6 to 7%, तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो मिनिमम 3 to 5 इयर्स का हॉराइजन से इन्वेस्ट करता है तो उनको एवरेज रिटर्न 10 to 15% मिलता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड और एक चीज़ है कि इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल के ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मात्र 12.5% है, जबकि इंडिया का इनकम टैक्स स्लैब का
अगर आप टैक्स ब्रैकेट देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है। एंड म्यूचुअल फंड रेगुलेट होता है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उनको एक ओहदा दिया गया है, जहाँ पे इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो, उनके साथ कुछ भी मिसलीडिंग ना हो। तो ये सब भी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली इसको एक बास्केट में इन्वेस्टमेंट के दौर पर देखना चाहिए सर। म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हमें सुनाई देते हैं, जो है SWP, STP और SIP। तो म्यूचुअल फंड्स के कोरिलेशन में ये एग्जैक्टली होते क्या है? सर SWP जो होता है वो ये अलग, SWP, STP और SIP ये अलग अलग माध्यम है जिससे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SWP है, वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं उसको। इसमें कभी पैसा डालना चाहिए कि ये आपका पैसा सीधा जाएगा इक्विटी फंड में, और ये ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स है जिनको रेगुलर इनकम का ज़रूरत है, वो ही पैसा इनमें डालिए, क्योंकि ये पैसा इक्विटी फंड से विड्रॉ होता है एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से कि मुझे साल का 6%, 7% के हिसाब से विड्रॉ करना है मेरे मंथली एक्सपेंस जो सीनियर सिटीज़न है उनको मैनेज करने के लिए। तो आप उसमें फ़ायदा, एक होता है रेगुलर इनकम, SWP में आ गया। दूसरा होता है उनको एक टैक्सेशन का बेनिफिट होता है। देन मैं आना चाहूँगा STP पे। तो STP क्या होता है सर कि इन्वेस्टर पैसा अपने बैंक से इन्वेस्ट करते हैं डेट फंड में, क्योंकि मैं मार्केट को कोई भी सर टाइम नहीं कर पाता, तो पैसा चले जाता है डेट फंड में, और डेट फंड से ट्रांसफ़र होता है वो इक्विटी फंड में, और उससे मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर मैं आना चाहूँगा SIP पे, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने की एक फिक्स डेट को, या आप कोई भी डेट्स सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें आपके बैंक से पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी फंड में। फिर वो इक्विटी फंड आप कोई भी ले सकते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी कैटेगरी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एंड हॉराइजन। और SIP में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इन्वेस्टर को, वो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि अगर कोई भी एक सामान्य साधारण आदमी अगर मिनिमम 10,000 की सेविंग्स करता हो हर महीने, अगर वो 5 साल तक वो सेविंग्स करता हो, तो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 6 लाख रुपया। मैं उसमें खाली 12% का ग्रोथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसमें वो 6 लाख की वैल्यू 5 साल बाद हो जाएगी 8,24,000 रुपीज़। अगर यही चीज़ वो 10 साल तक कंटिन्यू करता है तो 6 लाख का इन्वेस्टेड कॉस्ट हो जाएगा 12 लाख, लेकिन उसका ग्रोथ हो जाएगा 23,23,000 के आसपास। अगर यही चीज़ इन्वेस्टर और 5 साल इन्वेस्ट करता है, मतलब कि 15 साल तक वो इन्वेस्ट करता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाएगा 18 लाख रुपीज़। लेकिन वो 18 लैक्स का आप सोच सकते हैं कि वो उसका वैल्यूएशन 50,45,000 के रेंज में हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर यही चीज़ इन्वेस्टर 20 साल तक इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाएगा 24 लाख, और उसका करंट वैल्यू वहाँ 20 साल बाद 1 करोड़ हो जाएगा। अगर वही चीज़ 25 साल तक होता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाता है 30 लाख, और उसका वैल्यूएशन 1.89 करोड़ होता है। और अगर वो 30 साल रखता है तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल होता है वो आप समझिए कि वो 36 लाख का वैल्यूएशन, जो उनका इन्वेस्टेड कॉस्ट है, उसका वैल्यूएशन तकरीबन 3.5 करोड़ हो जाता है। तो आज के डेट में अगर आदमी खुद के फैमिली के लिए छोटा सा भी प्लानिंग करे, अगर बच्चा बॉर्न होता है तभी से वो प्लानिंग करे, तो वो उसके हायर एजुकेशन कॉस्ट है, उसका मैरिज है, या जो भी फ्यूचर के गोल्स है, उसको वो आसानी से फुलफिल कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं सर। चिराग, नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए while choosing the right type of mutual fund? सौरभ जी, जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है, अगर उनको उनके सब्जेक्ट में जानकारी है कि उनको कहाँ पैसा निवेश करना है, कौन सा उनका रिस्क एपेटाइट है, कैसा वो प्लानिंग करेंगे, अगर उनके माइंड में सब गोल सेट है तो वो डायरेक्ट प्लान से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट फीस थोड़ी कम रहती है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या आपको इतना नॉलेज नहीं है कि मैं
कैसे आगे बढ़ूँ, तो आपको कोई प्रोफेशनल है, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कोई फिनेंशियल एडवाइज़र हो गया, या तो फिर फंड हाउस हो गए, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है जो काफ़ी सारे हैं, उनकी आप एडवाइस ले सकते हैं। वो आपके रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करवाएंगे और वहाँ आप प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी बास्केट में डालेंगे और लॉस करेंगे। उससे अच्छा बेटर है कि आप किसी एडवाइज़र या एक्सपर्ट की व्यूज़ को लेके आगे बढ़े। और रहा सवाल क्या क्या बेंचमार्क, उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहले इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिटर्न्स जो दे रही है उनकी स्कीम, वो एज पर बेंचमार्क्स है कि नहीं, और वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो फंड मैनेजर है उसका अनुभव कितना है इंडस्ट्री में, और उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। इन्वेस्टमेंट करने के समय पे उनको जो एएमसी है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कितनी साल पुरानी है, उनका AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, और वो कितने किफ़ायती या कितना कंसिस्टेंसी से वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स देते हैं। तीसरा बात ये हो गया कि अगर जहाँ पे आपको लॉस बुक करना हो तो आपको लॉस बुक करना भी आना चाहिए, ना ही आप ब्लाइंडली उसको इन्वेस्ट करते जाओ। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे आपके पोर्टफोलियो को तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि आप कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर नए हैं या एग्जिस्टिंग है या जिनको भी आगे बढ़ना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है सर। चिराग, समझिए मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे मेरा रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए और मेरा पोर्टफोलियो मॉनिटर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको एक आपका रोड मैप बनाना चाहिए, जिसमें आप आपके गोल्स डिफाइन करेंगे कि ये मैं इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं अगले 5 साल तक इसको मैं टच नहीं करूँगा। तो वो हिसाब से आप कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट सिलेक्शन के दौर पे आप उसको टाइम करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको डायरेक्टली व्हेन यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आपको डायरेक्टली हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले में नहीं एंट्री लेनी चाहिए। आप उसमें पहले हाइब्रिड फंड में जाइए जिसमें इक्विटी डेट का रेशियो होता है, फिर लार्ज कैप फंड्स में जाइए जिसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स रहते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न कम बनता है, मतलब 10 से 12%, लेकिन वो आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा। उसके बाद आपको मॉनिटर करने के लिए आप अगर डायरेक्ट करते हैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं मोबाइल ऐप जरिए, या तो कोई आप एडवाइज़र या कोई ब्रोकर थ्रू जाते हैं तो आप क्वार्टरली या एवरी 6 मंथली रिपोर्ट्स मंगवाइए। उनका जो बेंचमार्क रिटर्न है उनसे आप कंपेयर कीजिए कि आपका फंड ज़्यादा अंडर परफॉर्मर है, ऐसा कुछ है तो आप कंसल्ट कीजिए। और क्वार्टरली रिव्यू या हाफ ईयरली रिव्यू आप करते जाएंगे, और अगर आपके गोल्स क्लियर रहेंगे तो आप कभी भी बीच में से पैनिक नहीं करेंगे और आप बीच में से इन्वेस्टमेंट को तोड़ेंगे नहीं। तो मेरी ये राय है कि इन्वेस्टर को स्टार्ट करने के पहले उनके गोल्स, उनका रोड मैप वगैरह बहुत ही क्लियर होना चाहिए उनके माइंड में, फिर ही वो आगे बढ़े, ताकि आगे चल के ना उनको ना उनकी फैमिली को कोई पैनिक फेस ना करना पड़े। चिराग, अगर समझिए किसी इन्वेस्टर को कोई ग्रीवियंस है या कोई इशू रेस करना है तो वो कैसे कर सकता है? सौरभ जी, अगर कोई भी इन्वेस्टर को कोई ग्रीवियंस है या उनका कोई चीज़ पेंडिंग है कोई भी दायरे में, तो उनको सबसे पहले फंड हाउस जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास पहले जाना है। जैसे कि उनका SIP स्किप हो चुका है या उनको नॉमिनी चेंज करना है वगैरह वगैरह। अगर वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रंट डेस्क पे फंड हाउस के, तो वो जा सकते हैं सेबी के पास, जो उनका एक वेबसाइट है scores.gov.in। वहाँ पे आप लॉगिन करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और उनका एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ पे आप कॉल करके कॉल सेंटर में बात भी कर सकते हैं, और आपका इश्यू जो भी है, जो भी फंड हाउस रिलेटेड, वो इश्यू सॉल्व हो जाता है सर। तो इस बारे में इन्वेस्टर्स को एकदम निश्चिंत रहना है कि उनकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कंप्लेन हो तो वो सेबी द्वारा डेफिनेटली उनके ध्यान में आई जाती है, और वो सेबी रिजॉल्व करती है, और उनके इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है वो सेबी डेफिनेटली करती है। तो इस बारे में इन्वेस्टर को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग, आप आपके अनुभव से किसी भी नए इन्वेस्टर को
क्या एडवाइस देना चाहोगे ताकि वो सही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट्स को कवर करे और अपनी रिस्क मिनिमाइज करे? सौरभ जी, कोई भी इन्वेस्टर हो, उनको जल्द से जल्द, स्टार्ट अर्ली हम बोलते हैं, जल्द से जल्द आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अमाउंट की आप चिंता मत कीजिए कि मैं ये अमाउंट से शुरू कर रहा हूँ, इससे क्या रिटर्न बनेगा। आप शुरू करना ज़रूरी है, और शुरू करने के बाद आपको आपके गोल्स को अलाइन करना है। मतलब मैं ये पैसा जो सेविंग्स कर रहा हूँ वो मुझे फ्यूचर में 2005 साल बाद या 10 साल बाद चाहिए, ये आपको डिफ़ाइन करना है। और वो रोड मैप बना के आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनता है, जहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो रोल प्ले होता है, उसमें वेल्थ क्रिएशन जनरेट होता है। तो जितना लंबा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे और जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आप पैसा बना सकते हैं। चिराग, थैंक यू सो मच, आपने आपका वक्त निकाला और म्यूचुअल फंड जैसे एक टेक्निकल टॉपिक को इतने आसानी से समझने में आपने हमें मदद की, उसलिए आई थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी, माय प्लेजर, थैंक यू।